हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो देखिए दोस्त, आज हम आपके लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर क्लास 9 लेकर आए हैं। एमसीक्यूज एनसीईआरटी एमसीक्यूज क्वेश्चन की जो ये सीरीज है, इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या नाम है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, 9th क्लास से हम तत्व, यौगिक, इन चीज़ों को जो है समझने की कोशिश किया 9th क्लास में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन तत्वों को व्यवस्थित करना सीखेंगे कि वो तत्व किस प्रकार से जो है व्यवस्थित हो सकता है। तो उनसे जुड़े कुछ वैज्ञानिक आए, कुछ साइंटिस्ट आए, जिन्होंने जो है तत्वों को क्या किया, एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था बनाई। ठीक है, तो हमें उसी व्यवस्थित क्रम के व्यवस्था को समझना है, आखिर उस व्यवस्था कैसी है और वो व्यवस्था कैसे बनाई गई। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, हमको सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोड का सही से प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, अब आपको इसमें से पता होगा, 2-3 तो आपको पता ही होंगे। देखो देखो, डाबेराइनर ने क्या दिया था? डाबेराइनर का त्रिक सुना होगा आपने। डाबेराइनर का त्रिक क्या है? डाबेराइनर ने क्या दिया? एक त्रिक दिया। ठीक है, आई होप आपके समझ में जो है आ रहा होगा। बिल्कुल शालीनता के साथ, ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो 101%। इस बार देखिए दोस्त, सीट लेनी है कैसे भी, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। थोड़ा आप करिए, थोड़ा हम करेंगे, तो मिलकर मेहनत करेंगे। और शेयरिंग वाला सिस्टम कीजिए, जो पढ़ रहे हो उसको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्त, और उसको याद हो ना हो, लेकिन आपको ज़रूर याद हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो डाबेराइनर ने वुल्फगांग 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 डाबेराइनर ने क्या दिया? त्रिक, एक रूल दिया, त्रिक, डाबेराइनर का त्रिक। ठीक है, और न्यूटन ने क्या दिया? अपना अष्टक का नियम दिया। ठीक है, वहीं एक साइंटिस्ट थे डाबेराइनर ने क्या दिया? त्रिक दिया। डाबेराइनर ने क्या दिया? एक नियम दिया। क्या दिया? त्रिक। ठीक है, और न्यूटन ने अष्टक का सिद्धांत दिया। और दैमित्री दैमित्री इवानोविच मेंडेलीफ ने क्या दिया? तत्वों का आवर्त सारणी में जो प्रारंभिक विकास है, तत्वों की आवर्त सारणी का जो प्रारंभिक विकास है, वो मेंडेलीफ ने किया। और हेनरी मोजरे ने क्या किया? आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की। तो इसका जो सही क्रम होगा, ए का 2 और बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। तो इसका सही क्रम कहाँ पर फिट होता है? देखिए, ध्यान दीजिए। तो इसका जो सही क्रम होता है, ये फिट होता है, ए का क्या है? 2 है। तो ए का 2 दो जगह है। ए का 2 कहाँ पर है? 2 जगह है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो मतलब इसके लिए हमको किसी और को भी देखना पड़ेगा। तो बी का क्या है? बी का 1 है। तो जहाँ पर बी का 1 है वही सही आंसर है। इसका मतलब बी आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से जो है इसका वो दिया गया है। और मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी से संबंधित तथ्यों को हम समझने की कोशिश करेंगे, संबंधित फैक्ट को समझने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकृत किया। ठीक है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े। मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में अकीय गैसों को एक विशिष्ट विशिष्ट स्थान प्रदान किया। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्त, अकीय गैसें यानी कि नोबेल गैसें, हिनी, अर्कर, जीनर, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब। ठीक है, जो लास्ट में है उस तरफ, जिनके अष्टक क्या है? पूर्ण है। ठीक है, तो ये जो अकीय गैसें थी, तो ये मेंडलीफ के टाइम पे खोजी नहीं गई थी। तो विशिष्ट स्थान कहाँ से देगा भाई? जो चीज़ है ही नहीं उसको कैसे जो है आप स्थान दे दोगे?
ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या किया, ये इसका मतलब ये गलत है और ये आंसर जो है बिल्कुल सही है इसका। इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं हम। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम तथा रासायनिक गुणधर्म के आधार पर क्या किया, वर्गीकृत किया। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत तत्वों के, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु द्रव्यमान के। ठीक है, यही अंतर है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में। जो मेन अंतर है, यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान है और वहां पर परमाणु क्रमांक है। ठीक है, इसने जो है परमाणु द्रव्यमान को आधार बनाकर जो है तत्वों का वर्गीकरण किया। और जो मोजले थे, आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाई हेनरी मोजले ने सन 1913 के लगभग, तो उस दौरान क्या किया इन्होंने जो है मोजले साहब ने हमारे जो परमाणु क्रमांक है, जो तत्वों का जो परमाणु क्रमांक है, उसको बेस बनाए, उसको आधार बनाकर जो है इन्होंने आज वर्तमान में जो हमारे पास आधुनिक को आवर्त सारणी है, जिसको देखकर जो है हमें पता चलता है कि कितने एलिमेंट्स हमारे जो है प्रकृति में मौजूद हैं, कितने मानव निर्मित हैं, कितने धातु हैं, कितने अधातु हैं, मतलब हर एक एलिमेंट से जो है आपको परिचित कराया गया। ठीक है, और मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़े, कुछ खाली स्थान भी छोड़े, जो क्या करते हैं, संकेत करते हैं किस तरफ, कि भविष्य में कुछ एक्स्ट्रा तत्व भी मिल सकते हैं। तो मतलब पहले ही जो है मेंडलीफ ने जो है इस बात का भविष्यवाणी कर दी थी कि भविष्य में जो है नए तत्वों की क्या है, आसार हैं, नए तत्वों के मिलने की आशंका जताई। ठीक है, और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अकेरिया गैसें अनुपस्थित थी, क्योंकि तब अकेरिया गैसों की क्या खोज नहीं हो रखी थी। इस बात पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और प्रश्न 3 हम पढ़ते हैं। अब मेंडलीफ की आवर्त सारणियों की, तो इससे पहले हमने समझा मेंडलीफ की आवर्त सारणी आखिर है क्या। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेंडलीफ की आवर्त सारणियों में कमियां क्या क्या थी। ठीक है, वह अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया। ठीक है, हाइड्रोजन को देखें दोस्त, तो वर्तमान में भी सही स्थान नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है हैलोजन की तरफ व्यवहार करता है और क्षारीय मृदा धातुओं की तरफ व्यवहार करता है। द्विपरमाणु इधर हैलोजन की तरह है और इधर जो है, और धातु अधातुओं के बीच में भी जो है काम करता है। तो हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में कहीं पर भी सही स्थान जो है नहीं दे पाए जो मेंडलीफ थे। ठीक है, और तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए जो है चुनौती थी। तत्वों के जो समस्थानिक थे, उस समय क्या समस्थानिकों की खोज भी नहीं हो रखी थी। ठीक है, तो उनकी आवर्त सारणी के लिए नियम क्या थे, चुनौती थे। ठीक है, उनकी सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे। अब जब सारणी में एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ रहे थे, तो क्या था, परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, एक सीक्वेंस में नहीं बढ़ रहा था, जैसे परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ इस प्रकार से जो है परमाणु क्रमांक है, उस प्रकार क्या हो रहा था, ये द्रव्यमान संख्या जो है नहीं बदल रही। ठीक है, मतलब सही नहीं दिख रही थी। ठीक है दोस्त, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो तीनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। तीनों ही कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ये जो तीनों कथन है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। इसका डी आंसर जो है बिल्कुल सही है। किस प्रकार से सही है, समझने की कोशिश करते हैं। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणियों में उपस्थित जो मुख्य कमियां थी वो निम्नलिखित थी। ठीक है, नंबर 1 क्या था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। किससे, क्षार धातुओं से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तथा दूसरी ओर क्या करता है, हैलोजन की तरह जो है हाइड्रोजन क्या करता है, द्विपरमाणुक अणु के रूप में क्या पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे व्यवहार के कारण उस आवर्त सारणी में नियत स्थान रखना संभव नहीं है। मेंडलीव भी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी तैयार होने में काफ़ी समय बाद समस्थानिकों को पता चला, चूंकि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। इसलिए जैसे हाइड्रोजन के हो गया हीलियम, ड्यूटेरियम, प्रोटेरियम। ठीक है, डी ड्यूटेरियम D2 मतलब क्या है, भारी जल का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, इसके इसलिए सभी तत्वों के समस्थानिक उनकी सारणी के आवर्त नियम के लिए क्या है, चुनौती है। ठीक है दोस्त, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिए दोस्त, सब कुछ समझ में आता है, आप
खुद को जो है एक अ, तप तपोगे तो आप ज़रूर, ज़ाहिर सी बात है, आपको जो है चीज़ें आसान लगनी शुरू हो जाएँगी। उनकी सारणी में जो है एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दोनों तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं। विशेषकर भारी तत्वों पर विचार करें तो इसमें जो है अधिक कठिनाई हो रही थी। ठीक है दोस्त? तो ये जो है बहुत मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन में जो है मेंडलीफ ने जो है तत्वों का वर्गीकरण करना शुरू किया। तो जो उनके परमाणु द्रव्यमान थे, उन द्रव्यमानों, पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान और दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में बहुत अंतर था। बहुत अंतर था, तो अनुमान नहीं लग पा रहा था कि आखिर इसके बीच में कितने तत्वों को जो है खोजा जा सकता है। वहीं हमारे मोज़ले साहब ने जो है एक बहुत ही अच्छा एक सिद्धांत जो है हमारे पास दिया कि आप जो है क्या, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होंगे। तो मतलब बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने दिया। आज जो हमारे पास आवर्त सारणी है, देखिए दोस्त, विज्ञान है, ठीक है, विज्ञान में जो है नई खोजें होती रहती। कोई भी वैज्ञानिक अपनी खोज को जो है पूर्णतः जो है बिल्कुल सच नहीं कहता है, ठीक है। और लास्ट में जब कोई वैज्ञानिक अपना शोध पत्र जो है लिखता है तो वो इतना ज़रूर कहता है कि अगर भविष्य में कोई इस बात को खारिज करता है तो कर सकता है, क्या है कि नहीं। अब पहले जो है कार्बन को मानते थे कि कार्बन केवल सजीवों में मिलता है, तो उसको भी जो है कैंसिल कर दिया, यूरिया का जो है संश्लेषण कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी सिद्धांत जो है स्थायी नहीं है, ठीक है, वो उसकी अस्थिरता बनी हुई है जब तक कोई ऐसा उसको प्रूफ ना कर दे, ठीक है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, इसमें तत्वों के गुणधर्म परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, बिल्कुल सही है। और इसमें क्या होते हैं, 7 समूह 18 आवर्त, 7 समूह 18 आवर्त, 7 ग्रुप्स और 18 पीरियड, वो पीरियड्स, ठीक है। तो क्या ये सही है या गलत है, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए समूह क्या होते हैं, पहले ये समझ। समूह 7 होते हैं या 18 होते हैं? समूह होते हैं दोस्त 18 और आवर्त होते हैं 7। अब देखिए ये इस प्रकार की होती है आवर्त सारणी, आपकी इस प्रकार की आवर्त सारणी होती है। ये 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 इस प्रकार की आवर्त सारणी, ठीक है। तो जो ऐसे वाले होंगे ये इस प्रकार से, जो है इस प्रकार से, और ऐसे में क्या है, 7 है। ऐसे में क्या है, ये 7 है, ठीक है, ये 7 है। तो ये क्या है, आवर्त जो इस प्रकार से है, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, क्षैतिज पंक्तियां जो हैं उनको कहते हैं आवर्त। और जो ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वा मतलब इस प्रकार से, इस प्रकार के क्रम में है, तो वो क्या है, 18 ऊर्ध्व स्तंभ, इनको क्या कहते हैं, समूह। तो देखो जो खड़ा है वो आवर्त है, और जो लाइन पड़ी हुई है वो क्या है, समूह है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये बिल्कुल नहीं, जो पड़ा है वो समूह है और जो खड़ा है वो आवर्त है, ठीक है। तो इन चीज़ों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कन्फ्यूजन होना जो है लाजमी है, कंफ्यूज भी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। परमाणु संख्या, परमाणु संख्या के परमाणु संख्या से परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है, और एक तत्व से दूसरे तत्व पर जाने पर इस संख्या में क्या होती है, एक की वृद्धि होती है। तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है। इस आवर्त सारणी का जो नियम है वो इस प्रकार है कि तत्वों को गुणधर्म जो है उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है। और आवर्त सारणी में जो है 18 ऊर्ध्व स्तंभ, जिन्हें क्या कहते हैं, समूह, ऊर्ध्व स्तंभ मैंने बताया जो ऐसी वाली लाइनें हैं, ठीक है, कहा जाता है। और जो 7 क्षैतिज पंक्तियां उन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहा जाता है। अतः कथन दो क्या है, बिल्कुल गलत है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, बहुत ही शालीनता के साथ
और बारीकी के साथ आपको बताने की कोशिश की जा रही है। सपोर्ट कीजिए यार, अगर आप सपोर्ट करोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से और भी नई-नई चीज़ें जो है आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएँगी, ठीक है? आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही नहीं है? ठीक है? एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, ठीक है? प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोश इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोश क्या है? इलेक्ट्रॉन से भरा गया है, ठीक है? इसमें सही नहीं बताना है हमको कि इनमें से सही कौन सा नहीं। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। धात्विक अभिलक्षण में धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर क्या है? घटता है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? डी। मतलब इसका इसमें से गलत जो है वो क्या है? डी है। धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बढ़ता है और समूह में नीचे जाने पर घटता है, जो कि गलत है, ठीक है? अब समझने की कोशिश करते हैं। एक ही समूह के सभी तत्वों की जो संयोजकता होती है इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों की समान की जो संख्या होती है वो समान होती है। एक ही समूह के सभी तत्वों की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है? समान होती है, ठीक है? प्रत्येक आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न परंतु कोशों की संख्या समान होती है। देख, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो अलग होगी आवर्त में, देखिए इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से। प्रत्येक आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न होगी, लेकिन कोशों की संख्या SP D F ये जो है, ठीक है, इनमें कोशों की संख्या क्या होगी? समान होगी। जबकि समूह में नीचे जाने पर कोशों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। समूह में नीचे 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 जाओगे तो कोशों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि है। वृद्धि जाहिर सी बात है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो उसके कोशों में क्या होगी? वृद्धि होगी। अतः प्रत्येक आवर्त दर्शाता है कि नया कोश इलेक्ट्रॉन से भरा गया है। क्या? प्रत्येक आवर्त क्या दर्शाता है? कि जो नया कोश है वो इलेक्ट्रॉन से क्या? भरा गया है, ठीक है? और आवर्त में जो है बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। आवर्त में अगर हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं, बाईं से दाईं का मतलब क्या है? इधर से अगर इधर को जाते हैं तो क्या होती है? परमाणु त्रिज्या क्या है? घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है? कम होती है, ठीक है? और नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को जो है अपनी ओर खींचती है। अब इलेक्ट्रॉन भी आवेश बढ़ेगा, इस तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या घटेगी, उतना ज़्यादा आवेश बढ़ेगा। आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? अट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा, जिससे परमाणु का साइज घटता है और परमाणु क्या होगा? छोटा 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 होता चले जाएगा। चूंकि नीचे की ओर जाने पर एक नया कोष जुड़ता है, क्योंकि हमको पता है कि जब आवर्त में नीचे की ओर जाते हैं तो एक नया कोष जुड़ता है, जिसे नाभिक का सबसे बाहरी कोष कहते हैं। बाहरी कोष की दूरी बढ़ जाती है और जिससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष की क्या दूरी बढ़ जाती है। सही, जाहिर सी बात है, नाभिक और उसके बाहरी कोष की क्या होगी? डिस्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है? वो दूरी बढ़ जाती है। इसलिए समूह में ऊपर से नीचे जाने पर नाभिक का आवेश बढ़ने तथा परमाणु का आकार बढ़ता है। देखो, ऊपर से अगर नीचे को जाओगे तो आवेश तो बढ़ेगा और आवेश बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? परमाणु का आकार भी बढ़ेगा, ठीक है? आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। जहां अधातुएं विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण जहां अधातुएं जो होती हैं जहां धातुएं विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके आबंध बनाने वाली प्रवृत्ति की होती है। क्या होती है? ऋणात्मक, विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या आबंध बनाने की क्या होती है? वाली क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। वहीं धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। धातुओं में एक विशेष प्रवृत्ति होती है, क्या? इलेक्ट्रॉन त्यागने की, ठीक है? अर्थात धातुएं विद्युत की क्या होते हैं? धनात्मक होती हैं। जो विद्युत त्यागी का वो धनात्मक, जो ग्रहण करेगा वो ऋणात्मक, ठीक है? सीधी सी बात है कि मैं आपको रुपए दे रहा हूं तो मैं धनी हो गया, मैं आपको ऋण दे रहा हूं तो मैं धनी हूं, ठीक है? और आप ऋण ले रहे हो तो आप क्या हो? ऋणी हो। सीधी सी बात है, ठीक है? तो धनात्मक ऋणात्मक में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन धनात्मक है कौन ऋणात्मक है। धनात्मक वो है जो दे रहा है और ऋणात्मक कौन है? जो ले रहा है, ठीक है? आवर्त में संयोजकता कोष पर लगने वाला
प्रभाजी प्रभावी नाभिकीय आवेश प्रभावी नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती जाती है। अब देखिए इस लाइन को बड़ी ध्यान से देखिए। आवर्त में संयोजकता कोष पर लगने वाला जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो जैसे जैसे बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, उतनी घटती जाएगी। समूह में नीचे जाने पर संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर क्रिया करने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से क्या होते हैं, दूर होते हैं। इसी कारण से इलेक्ट्रॉन सुगमता पूर्वक निकल जाते हैं। इसलिए धात्विक अभिलक्षण जो है आवर्त में घटता है तथा समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। अतः कथन डी क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, अब समझते हैं हम निम्नलिखित में से कौन से तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, तो कौन कौन से तत्व होंगे। देखो ये क्या करता है, उप धातु की बात कर रहा है, जो न धातु होते हैं न अधातु होते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, एक तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन भी क्या है, दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। और कुछ कुछ आयोडीन में भी होते हैं। आयोडीन में क्या गुण होता है धातुओं का, इसमें धात्विक चमक होती है तो अधातु, लेकिन इसमें क्या है, धात्विक चमक है। तो क्या बोल रहा है, धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान है, तो इसमें अधातु के गुण विद्यमान है और धातु के भी गुण विद्यमान है। ठीक है, तो इसका सी आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा, सी आंसर। ठीक है, उपयुक्त तत्वों में कार्बन और आयोडीन अधातु हैं, ये केवल अधातुओं के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, अतः विकल्प सी क्या है, सही उत्तर है। आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये क्या है, उपधातुएं, जर्मेनियम हो गया, ऑर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, धातु एवं अधातु दोनों के गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए क्या इन्हें क्या कहते हैं, अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कौन कौन, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ऑर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, टिल्यूरियम हो गया और पोलोनियम हो गया। ठीक है, धातु और अधातु दोनों की क्या करते हैं, गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अर्धधातु या उपधातु कहते हैं। इसके साथ ही अगर आप जो है आपको और थोड़ा सा हम जानकारी दे दें कि इनमें जो है बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इस तरफ जाने पर ये होता है, इस तरफ जाने पर ये होता है। तो एक चार्ट के माध्यम से आसानी से जो है समझने की कोशिश करते हैं इसको। रिमझिम कथी कजांदी कै गाँव के होली सबांद कनि भले रे खानी कै गाँव के होली सबांद कनि भले रे खानी कै गाँव के और रिमझिम कथी कजांदी कै गाँव के होली सबांद कनि भले रे। ठीक है दोस्त, अब हम शुरू करते हैं। एक यहाँ पर जो हम बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। मान लीजिए ये चार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये चार्ट है, ये आवर्त सारणी है आपकी, इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, ये है आपकी आवर्त सारणी। ठीक है, इस प्रकार से ये है आवर्त सारणी, थोड़ा सा सही नहीं बन पा रही है, तो ये है आवर्त सारणी। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा जो है मैनेज कर लेना। तो ये इस प्रकार से आपकी आवर्त सारणी है, ये पी ब्लॉक तक तो हो गई, और ये आपके, ठीक है, इस प्रकार से। तो क्या होता है, जो परमाणु त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, आयनिक एंथैल्पी, इन सब पर जो है चर्चा करते हैं। परमाणु त्रिज्या, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, देखिए दोस्त, जब क्या करते हैं, आवर्त में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, परमाणु त्रिज्या क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, वहीं अगर विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब क्या करते हैं, ऊपर से
नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तब बढ़ेगी परमाणु विद्युत ऋणात्मकता। लेकिन वहीं अगर हम ऊपर से नीचे को आते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती है। ठीक है, और इस तरफ अगर हम बात करें तो देखिए दोस्त, इस तरफ अगर हम दाएं से बाईं ओर जाते हैं, दाएं से बाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज हो। और इसका विपरीत क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, घटेगी। सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो अब धात्विक अधात्विक गुण, ठीक है, अगर हम आवर्त सारणी में यहाँ से इस तरफ आते हैं तो धात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, और इस तरफ जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है, इस तरफ यहाँ पर एक लाइन होती है जो धातु उपधातुओं को क्या करती है, अलग अलग करती है। तो ये भी तो धातुएं हैं, कुछ कुछ क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब इसी में तो है, हलिना करव शस्पर, ठीक है, इसी में तो है वो सारा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरफ जाने पर अधात्विक गुण, इस तरफ आने पर धात्विक गुण। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी। देख, आयनन एंथैल्पी इस तरफ जब जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब क्या करते हैं हम बाएं से दाएं ओर जाते हैं। ठीक है, और ऊपर की ओर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। ठीक है दोस्त, ऊपर की ओर जब हम जाते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आपने जो है बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दिस वीडियो।